नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियन काउंट और मिल्क जो फैट रहता है वो। अब हम पढ़ेंगे कि जानवरों में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कब होगा। तो पांचवा पॉइंट है हमारा, जानवरों में मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि किन किन जानवरों में कब कब मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो अगर देसी गाय, अपनी अगर देसी गाय का मिल्क प्रोडक्शन सबसे पीक पर यानी सबसे अगर ज़्यादा देखें तो वो थर्ड ब्यात में होगा या फिर थर्ड लैक्टेशन में होगा, और भैंस जो रहती है उसका फोर्थ लैक्टेशन में होगा, और विदेशी गाय का फिफ्थ लैक्टेशन में होगा। यानी कि यूँ मानो कि कोई नई, मतलब एक भी बार ब्याही नहीं ऐसी गाय है जो एक भी बार उसका लैक्टेशन नहीं हुआ या फिर उसका एक भी बार ब्यात नहीं हुआ, तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें फर्स्ट ब्यात में दूध जो फर्स्ट ब्यात में जो वो दूध देगी वो थोड़ा कम देगी, सेकंड में थोड़ा ज़्यादा देगी, और तीसरे जो ब्यात में उसको जितना पीक पर उसका पीक पर पहुंच गया, यानी कि जो अंतिम जहां तक वो पहुंच सकती है वहीं तक वो थर्ड लैक्टेशन में पहुंचेगी। उसके बाद उसमें दूध में गिरावट आएगी, यानी कि पहले परसेंटेज में थोड़ा कम रहेगा, सेकंड में ज़्यादा, तीसरे में थोड़ा और ज़्यादा, या फिर जो पीक पर उसका पहुंच गया फिर उसमें गिरावट आएगी। भैंस में क्या रहेगा कि पहले में कम, दूसरे में कम, तीसरे में तो पहले में कम, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा, तीसरे में थोड़ा ज़्यादा, चौथे में उसके पीक पर पहुंच जाएगा। फिर 4 साल बाद उसके मतलब चौथे ब्याज बार उसकी जो गिरावट आएगी। विदेशी गायों में कैसा होगा कि 5 साल तक बढ़ेगा फिर उसमें गिरावट आएगी, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन किस प्रकार से होगा। तो सबसे मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा, तो जानवरों में मिल्क प्रोडक्शन क्लियर। तो हम देखेंगे कि देसी गाय में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कब होगा, तो वो होगा थर्ड लैक्टेशन में। लैक्टेशन यानी कि ब्यात, यानी कि तीसरे ब्यात में सबसे ज़्यादा उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होगा, यानी कि पीक पर उसका रहेगा। उसके बाद उसमें कमी आएगी, पहले कमी से ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, फिर तीसरे पर उसका हाईएस्ट, जितना तू वो दूध दे सकती है वो तीसरे पर देगी, उसके बाद धीरे धीरे उसका कम हो जाएगा। भैंस में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है चौथे लैक्टेशन में। भैंस में होता है चौथे लैक्टेशन में। और अगर विदेशी गाय अगर नॉर्मल पूछे तो वो होता है 5वें ब्यात में। क्लियर। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन अगर पूछे तो वो होगा विदेशी गायों में। और अगर सबसे पीक पर कौन से ब्यात में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर देसी गाय मतलब कौन से ब्यात में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, कौन से ब्यात में अगर पूछे तो देसी गाय रहेगी, उसमें तीसरे ब्यात में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा, भैंस में चौथे में होगा, और विदेशी जो गाय रहेगी उसमें 5वें ब्यात पर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। यानी कि यूँ मान लो, एक ग्राफ के द्वारा को समझाऊंगा, ये ग्राफ मान लो कोई भी, और यहाँ पर ले लेते हैं मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर। यहाँ तक हम मिल्क प्रोडक्शन को देखेंगे, और यहाँ पर लैक्टेशन यानी कि ब्यात, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन ये देंगे हम। फर्स्ट रहेगा हमें देसी गायों में मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन के साथ साथ बढ़ता गया, यानी कि यहाँ तक बढ़ गया, फिर ये तीसरे पर आ गया, फिर ये तीसरे पे आ गया, फिर ये धीरे धीरे घटेगा। ये हो गया थर्ड ब्यात, ये हो गया देसी गाय में। उसके बाद हम ले लेंगे कि विदेशी गाय में, भैंस में यहाँ से बड़ा 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 बड़ा, फिर चौथे ब्यात पर आके उसका भी फिर कम हो गया, ये हो गया चौथे ब्यात पर। फिर हम ले लेंगे विदेशी गाय में क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा लैक्टेशन के साथ साथ, फिर 5वें पर हाईएस्ट बढ़ेगा, फिर उसका कम हो जाएगा, यानी कि ये होगा उसके 5वें प्रोडक्शन पे। यानी कि सबसे ज़्यादा विदेशी गाय
दूध कब देगी, मिल्क प्रोडक्शन कब होगा, तो उसके तीसरे ब्यात में होगा। भैंस में कब होगा, तो चौथे ब्यात में होगा। और विदेशी गाय में कब होगा, तो पांचवें ब्यात में होगा। और सबसे ज्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन पूछा जाए, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किस में होता है, तो वो होता है विदेशी गाय में। विदेशी गाय में भी कौन सी, एचएफ में। ठीक है, तो ये जानवरों में मिल्क प्रोडक्शन का क्रम। सबसे ज्यादा कौन देगा, सबसे ज्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन पूछे तो विदेशी गाय में भी एचएफ। और अगर सबसे ज्यादा किस ब्यात में होता है, सबसे ज्यादा किस ब्यात में हो रहा है, तो देसी गाय में होगा तीसरे ब्यात में, भैंस में होगा चौथे ब्यात में, विदेशी गाय में होगा पांचवें ब्यात में। क्लियर, ये ग्राफ से भी क्लियर। जैसे जैसे लैक्टेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जब पीक पर पहुंचेगा, मतलब उसके जो पीक पर पहुंचना, वो पहुंचने के बाद लैक्टेशन के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन घटेगा। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर। फिर हम देखेंगे कि किसी एक ब्यात में, किसी एक ब्यात में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो किस, मतलब उसके पीक तक पहुंच सकता है। तो अगला पॉइंट है हमारा, किसी एक ब्यात में, मतलब किसी एक ब्यात में, मतलब उसका लैक्टेशन हो रहा है, किसी एक ब्यात में हुआ, उसी ब्यात में कब उसका दूध प्रोडक्शन बढ़ेगा और लेवल पे रहेगा और कम होगा। तो जब गाय या भैंस ब्याएगी या फिर उसका जब लैक्टेशन होगा, तो स्टार्टिंग में उसका दूध प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा। फिर जाते 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 फिर 6 से 8 सप्ताह, यानी कि 1.5 से 2 महीने, 6 से 8 सप्ताह तक उसका मिल्क प्रोडक्शन वो पीक पर रहेगा। यानी कि जो ब्यात है उसी में 6 से 8 सप्ताह, यानी कि 1.5 से 2 महीने में उसका मिल्क प्रोडक्शन जितना वो देख सकते हैं वो हाईएस्ट देगी। उसके बाद फिर उसमें गिरावट आएगी। यानी कि किसी एक ब्यात में लैक्टेशन मतलब में क्या फर्क आता है, किसी एक ब्यात में गाय के दूध उत्पादन। क्लियर, यानी कि किसी एक लैक्टेशन में गाय में जो दूध उत्पादन होता है उसको हम अभी क्लियर ग्राफ से समझेंगे। ये मान लो यहाँ पर हुआ गाय का प्रसव, गाय का हुआ प्रसव, फिर यहाँ से लेंगे हम मिल्क प्रोडक्शन, और यहाँ पर लेंगे हम उसमें जो टाइम लगेगा। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं वो एक ही ब्यात की कर रहे हैं, मतलब एक ही ब्यात में कर रहे हैं, अलग अलग ब्यात में नहीं कर रहे, ये एक ही ब्यात में कर रहे हैं। यानी कौन से ब्यात में, मतलब एक ही ब्यात में कब उसका टोटल, मतलब मान लो गाय रहती है वो 10 महीने दूध देगी, एक ही ब्यात में 10 महीने दूध देगी, तो 10 महीने में उसका जो दूध देने का क्रम है वो क्या रहेगा, दूध प्रोडक्शन का क्रम क्या रहेगा, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में जो उसका ब्यात हुआ तब वो दूध नॉर्मल देगी, नॉर्मल से फिर थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा ज्यादा करेगी, फिर 6 सप्ताह से फिर 8 सप्ताह तक उसका एकदम लेवल तक यूं दूध चलेगा। नॉर्मली यूं तो देगी, फिर 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक उसका नॉर्मल चलेगा। उसके बाद फिर उसके दूध में गिरावट आएगी। क्लियर, ये रहेगा उसके पीक पर। यह हो गया उसका 6 सप्ताह और ये हो गया उसका 8 सप्ताह। यानी कि कोई भी गाय या भैंस उसके एक ब्यात में, उसके एक ब्यात में, मतलब एक बार ब्याई है, एक ही ब्यात में जो गाय में 10 महीने का जो दूध देती है, वो उस दूध में उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से रहेगा। तो गाय ब्याई, उसका ब्यात हुआ, उसके धीरे धीरे उसमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। 6 सप्ताह पर उसका मिल्क प्रोडक्शन पीक पर पहुंच जाएगा। 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने में उसका जो प्रोडक्शन होना है वो पीक पर पहुंच जाएगा। फिर 6 से 8 सप्ताह तक, यानी कि लगभग 15 दिन के एवरेज में, 15 दिन तक उसमें एवरेज उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा। 8 सप्ताह बाद उसमें वापस गिरेगा, यानी कि लगभग 2 महीने बाद उसमें लगभग मिल्क प्रोडक्शन गिरेगा। और हर महीने 10% के हिसाब से गिरता जाएगा, हर महीने 10% के हिसाब से, हर महीने 10% के हिसाब से उसका मिल्क प्रोडक्शन गिरता जाएगा। क्लियर,
फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि किसी गाय में एक ब्यात में मिल्क प्रोडक्शन को हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने मिल्क प्रोडक्शन ले लिया और यहाँ पर टाइम, यानी कि इस टाइम पर कितना रहेगा। तो स्टार्टिंग तो हमने की, स्टार्टिंग में उसका मिल्क प्रोडक्शन एकदम कम रहा, फिर धीरे 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 उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा और 6 सप्ताह तक उसका प्रोडक्शन पीक पर पहुंच गया, यानी कि 1.5 महीने तक। फिर 15 दिन तक उसका नॉर्मल चलेगा, यानी कि 6 से 8 सप्ताह तक उसका पीक पर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो रहेगा। उसके बाद हर महीने उसमें 10-10% की कमी आएगी। क्लियर? तो किसी एक ब्यात में गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो पीक पर कब रहेगा? तो किसी एक ब्यात में गाय का मिल्क प्रोडक्शन पीक पर कब रहेगा? पीक यानी कि हाईएस्ट उसमें हो सकता है। पीक का मतलब क्या है कि जितना उसमें हाईएस्ट हो सकता है वो कब रहेगा। तो कब होगा? तो प्रसव के पश्चात 6 से 8 सप्ताह में होगा वो। प्रसव के पश्चात 6 से 8 सप्ताह में। 6 से 8 सप्ताह यानी कि 1.5 से 2 महीने। क्लियर? एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि गाय का एक ब्यात हो, मान लो कि गाय का एक ब्यात है, उसमें सबसे ज्यादा उसमें दूध उत्पादन कब होगा? तो कब होगा? जब हमने गाय का पार्चुरेशन या प्रसव हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो 6 सप्ताह तक उसमें पीक पर उसका दूध प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर 6 से 8 सप्ताह तक उसके पीक पर ही चलेगा, फिर धीरे धीरे हर महीने 10% पर उस पर कमी होगी, यानी कि 1.5 से 2 महीने तक हाईएस्ट उसको जितना भी दूध देना वो दे देगी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। क्लियर? 6 पॉइंट हो गए। हमारा 7वां पॉइंट, छठवां पॉइंट हमारा रहेगा कि अगर ब्यात बढ़ने के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है, ब्यात बढ़ेगा उसके साथ मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उसके साथ कुछ बीमारियां भी उसमें बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा उसमें बीमारियां भी होगी। अब मान लो जिसके पास पैसा रहेगा उसको ही चोरों से खतरा रहेगा, उसको सिक्योरिटी की जरूरत रहेगी ना। तो जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसको बीमारियों का खतरा रहेगा। तो प्रसव या ब्यात बढ़ने के साथ साथ ब्यात बढ़ने के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। अब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ कुछ बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो क्या होगा, उसमें थोड़ा धीरे धीरे उसमें मिल्क प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसमें बीमारियां भी ज्यादा होगी। जब सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किस में हो रहा है? सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है विदेशी गायों में, जैसे कि एचएफ में। तो सबसे ज्यादा उसमें बीमारी होने की संभावना उसमें है। यानी कि कौन कौन सी बीमारी होगी? जो भी बीमारियां दूध से जुड़ी हुई है, जो भी बीमारियां दूध से जुड़ी हुई है वो बीमारियां, जैसे कि मिल्क फीवर भी दूध से जुड़ी है, जो कि स्टार्टिंग के 3 दिनों में होता है। फिर दूसरा आ गया डाउन काउ सिंड्रोम, वो भी स्टार्टिंग के दिनों में ही होता है। उसके बाद पीपीएच जो लगभग 1 महीने के भीतर होता है। उसके बाद मेस्टाइटिस यानी कि थनेला, यानी कि जो थन जम जाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो मिल्क फीवर, डाउनर काउ सिंड्रोम, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिनूरिया और तीसरा है मेस्टाइटिस यानी कि थनेला। यानी कि जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बीमारियों का खतरा भी ज्यादा रहेगा।
यानी कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन जिसमें होगा उसमें ये सबसे ज्यादा बीमारियों का खतरा भी रहेगा। और सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किसमें होता है, तो वो होता है विदेशी गाय में। विदेशी गाय में भी एचएफ में, तो एचएफ में सबसे ज्यादा ये खतरा रहेगा। तो अतः कह सकते हैं कि इन बीमारियों की संभावना सबसे ज्यादा विदेशी गायों में पांचवें, मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा कब होगा मिल्क प्रोडक्शन, पांचवें ब्यात में ही होगा, तो पांचवें ब्यात में ही होगा। अतः कह सकते हैं कि इन बीमारियों की संभावना विदेशी गायों में सबसे ज्यादा पांचवें लैक्टेशन में होती है। क्लियर? देखो अब ब्याज के बढ़ने के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज बढ़ रही है तो उसके साथ मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। पांचवें विदेशी गाय तो पांचवें ब्याज तक बढ़ेगा, भैंस है तो चौथे ब्याज तक बढ़ेगा, और तीसरे देसी गाय तो तीसरे ब्याज तक बढ़ेगा। तो उसके साथ अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ बीमारियां भी, कुछ बीमारियां जो बढ़ेगी, जैसे कि जो मिल्क से जुड़ी हुई है, यानी कि जो दूध से जुड़ी हुई है वो बीमारियां भी बढ़ेगी, जैसे कि मिल्क फीवर, डाउन काउ सिंड्रोम, पीपीएच और मैस्टाइटिस। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है विदेशी गायों में। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन विदेशी गाय में होगा। वो भी कब होगा, जब वो पीक तक पहुंचेगी। पीक तक कब पहुंचे, तो पांचवें लैक्टेशन में। तो विदेशी गायों में इसकी संभावना सबसे ज्यादा पांचवें लैक्टेशन में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन देखे तो विदेशी गायों में भी होगा, और विदेशी गायों में भी कब होगा, तो पांचवें लैक्टेशन में होगा। तो सबसे ज्यादा इसकी बीमारियों की खतरा जो होता है वो होता है पांचवें लैक्टेशन में, वो भी विदेशी गायों में, और वो भी सबसे ज्यादा अगर किसी में होगा तो वो होगा एचएफ में। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो एचएफ में, होलिस्टीन फ्रिशियन। होलिस्टीन फ्रिशियन में सबसे ज्यादा इन बीमारियों का खतरा रहेगा। मिल्क फीवर है वो जर्सी में होगी, और बाकी सब जितनी भी दूध से जुड़ी हुई बीमारियां है वो होलिस्टीन फ्रिशियन में होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि गायों में दूध दोहन हमें नॉर्मली 5 से 7 मिनट तक कर लेना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखेंगे कि गायों में सामान्यतः दूध दोहन 5 से 7 मिनट में कर लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो मिल्क लेट डाउन, यानी कि जो मिल्क उतारने वाला हार्मोन है, मिल्क जो उतारने वाला या दूध उतारने वाला जो हार्मोन है उसको बोलेंगे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। मिल्क उतारने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो बनता कहाँ है, तो बनता है हाइपोथैलेमस में, और फिर जो पश्च पीयूष ग्रंथि है वहां पर स्टोर रहता है। पश्च पीयूष ग्रंथि में स्टोर रहेगा, और जब भी शरीर को जरूरत पड़ेगी तब वो पश्च पीयूष ग्रंथि से ही रिलीज होगा। यानी कि ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस में, और स्टोर कहाँ पर होता है, तो पश्च पीयूष ग्रंथि में, और स्त्रावित कहाँ से होता है, तो वो भी पश्च पीयूष ग्रंथि से ही होता है। और ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है, तो यह दूध को उतारने का काम करेगा, यानी कि इसको बोलेंगे हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को बोलेंगे हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन। और जो ऑक्सीटोसिन रहता है, उससे ही दूध मतलब दूध निकलेगा। मिल्क लेट डाउन यानी कि दूध उतारने वाला, तो ऑक्सीटोसिन से ही दूध निकलेगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 5 से 7 मिनट में गायों में दूध दोहन कर लेना चाहिए, तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन रहता है उसकी जो अर्ध आयु काल रहती है, या फिर अर्ध आयु काल रहती है, वो 1.5 से 2 मिनट की रहती है। इसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आपको बताया कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, इससे ही दूध मतलब उतरता है। तो ऑक्सीटोसिन की अर्ध आयु कितनी है, 1.5 से 2 मिनट है। यानी कि इसकी जो अर्ध आयु है वो 1.5 से 2 मिनट है, यानी कि हर 1.5 से 2 मिनट में ये आधा हो जाता है। यानी कि 100 है
तो फिर 1.5 से 2 मिनट में ये 50 हो गया, फिर 1.5 से 2 मिनट में ये 25 हो गया, फिर 1.5 से 2 मिनट में ये उससे भी कम हो गया, यानी कि 12.5 हो गया। यानी कि ऐसा ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और 5 से 7 मिनट में ऑक्सीटोसिन लगभग ना के बराबर रिलीज होगा। इसलिए फिर अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हुआ तो दूध उतरेगा ही नहीं। तो इसलिए गाय में हमें 5 से 7 मिनट में दूध निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा तब तक ही गाय में दूध निकल पाएगा। ऑक्सीटोसिन बंद हो गया तो दूध भी नहीं निकलेगा। ऑक्सीटोसिन का आधा एक कितना रहता है, 1.5 से 2 मिनट। तो 1.5 से 2 मिनट में फर्स्ट 1.5 से 2 मिनट में 16, फिर 50, फिर 25, फिर धीरे धीरे कम हो गया, तो आगे दूध भी नहीं निकलेगा। इसलिए जो ऑक्सीटोसिन का अगर अर्धकाल मानते हैं, वो मानते हैं अर्धकाल मानते हैं 1.5 से 2 मिनट, और इसी के कारण गाय में दूध उतरता है तो ये 5 से 7 मिनट में लगभग खत्म हो जाता है। इसलिए हमें 5 से 7 मिनट में गाय में दूध दोहन कर लेना चाहिए, दूध निकाल लेना चाहिए, क्योंकि 5 से 7 मिनट बाद इसकी जो मात्रा ऑक्सीटोसिन की जो मात्रा है तो वो ब्लड में समाप्त हो जाती है। यानी कि 5 से 7 मिनट बाद ये जो ऑक्सीटोसिन है इसकी मात्रा ब्लड में समाप्त हो जाती है। यानी कि 5 से 7 मिनट में हमें दूध निकाल देना चाहिए, उसके बाद दूध नहीं आएगा। वो चाहे गाय कितना भी दूध दे रही हो, कोई गाय 5 लीटर दूध दे रही है, कोई गाय 15 लीटर दूध दे रही है, उसमें भी हमें 5 से 7 मिनट में ही टोटल दूध निकलना है, क्योंकि 5 से 7 मिनट बाद वो दूध फिर निकलेगा नहीं। चाहे 5 लीटर दे रही है चाहे 15 लीटर दे रही है, उसको हमें 5 से 7 मिनट में निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है वो 5 से 7 मिनट तक ही रहेगा, उसके बाद वह रिलीज नहीं होगा। तो ऑक्सीटोसिन ही मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, यानी कि मिल्क उतारने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। अगर वो ही नहीं रहेगा, मतलब वो लास्ट 5 से 7 मिनट तक ही ब्लड में रहेगा, अगर वो खत्म हो गया तो फिर दूध उतरेगा नहीं, तो फिर दूध निकलेगा नहीं। क्लियर? 8 पॉइंट हो गए क्लियर। यानी कि ऑक्सीटोसिन जब तक रहेगा तब तक हम दूध निकल पाएंगे, ऑक्सीटोसिन खत्म हो गया तो नहीं निकल पाएंगे। ऑक्सीटोसिन लास्ट 5 से 7 मिनट तक रहता है, इसलिए हम 5 से 7 मिनट तक हमें दूध निकाल देना चाहिए। ऑक्सीटोसिन का अर्धकाल कितना है, तो 1.5 से 2 मिनट। हर 1.5 से 2 मिनट में वो धीरे धीरे आधा होता जाएगा। और जो भैंस रहती है, भैंस में हमें जो मिल्किंग करनी चाहिए वो 10 मिनट तक कर लेते हैं, 10 मिनट तक कर सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? गाय में तो 5 से 7 मिनट तक कर रहे हो, इसमें 10 मिनट तक कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन के साथ साथ इसमें गाय जो रहती है उसमें ऑक्सीटोसिन के साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन भी रिलीज होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन के साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन भी रिलीज होगा। मतलब गाय में तो सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होगा और भैंस में ऑक्सीटोसिन के साथ साथ प्रोलैक्टिन भी रिलीज होगा, जिससे इसमें 10 मिनट तक वह दूध देती है। और भैंस में एक दूसरी नस्ल है पंढरपुरी, यानी कि नॉर्मली जो गाय रहती है वो 5 से 7 मिनट तक ही दूध देती है। नॉर्मली गाय 5 से 7 मिनट तक ही दूध देती है और नॉर्मली भैंस लास्ट 10 मिनट तक दूध देती है। और एक भैंस की एक नस्ल है पंढरपुरी, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो महाराष्ट्र की नस्ल है। महाराष्ट्र की एक भैंस की नस्ल है पंढरपुरी। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें मल्टीपल मिल्क लेट डाउन पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन उसमें रुक के रिलीज होता है। अभी हुआ, फिर थोड़ी देर बाद हुआ, फिर थोड़ी देर बाद हुआ, यानी कि उसमें रुक कर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसलिए उसमें 35 मिनट तक हम दूध निकाल सकते हैं। ऑक्सीटोसिन इसमें क्या हुआ, रेगुलर गाय में रिलीज हुआ, रिलीज हुआ, फिर रुक गया। फिर भैंस में रेगुलर रिलीज हुआ, फिर रुक गया।
और जो पंद्रहपुरी रहती है उसमें क्या होगा, रेगुलर मतलब रेगुलर उसमें नहीं होगा, उसमें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी हुआ, थोड़ी मात्रा में बाद में होगा, थोड़ी मात्रा में बाद होगा, यानी कि रुक रुक कर उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे उसमें 35 मिनट तक हम मिल्किंग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि पंढरपुरी पंढरपुरी महाराष्ट्र की नस्ल है और ये एक भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्ल। पंढरपुरी जो है वो महाराष्ट्र की नस्ल और भैंस की नस्ल है। तो इसमें क्या रहता है कि मल्टीपल मिल्क लेगडाउन पाया जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन रुक रुक कर चालू होती है। तो इसमें क्या रहता है कि 30 से 35 मिनट तक मिल्किंग कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि 30 से 35 मिनट तक मिल्किंग कर, इसमें क्या रहता है 30 से 35 मिनट तक मिल्किंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन रहता है, वो रुक रुक कर स्रावित होता है, यानी कि इसमें 30 से 35 मिनट तक ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, इसलिए इसमें हम तब तक कर सकते हैं। अब रुक रुक कर स्रावित हो रहा है, इसलिए इसको क्या रहता है कि अब मान लो रुक रुक कर स्रावित हो रहा है, यानी कि थोड़ा यहाँ पर हुआ, थोड़ा आगे चल के हुआ, थोड़ा और आगे चल के हुआ, ऐसे, या फिर थोड़ा अभी हुआ, थोड़ी थोड़ी देर बाद हुआ। तो इसका हम डोर टू डोर स्टेप भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, डोर टू डोर मिल्किंग। यानी कि कोई कह रहा है कि भाई तू हमें दूध में पानी मिला कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, पंढरपुरी भैंस ले जाएंगे, उसके घर पे बाहर रख देंगे, फिर कहेंगे ले कितना दूध चाहिए तेरे को, निकल के दे दिया। फिर ऑक्सीटोसिन तब रिलीज हो गया तो उसको निकल के दे दिया, फिर आगे चले गई, फिर उसको फिर से निकल के दे दिया, फिर आगे चले गई, उसको निकल के दे दिया, यानी कि उसी उसी से हम कहेंगे उसको डोर टू डोर मिल्किंग, या फिर डोर टू डोर मिल्क लेट डाउन, या फिर डोर टू डोर मिल्किंग में काम में लेते हैं। यानी कि 30 से 35 मिनट तक इसमें मिल्किंग होती है। अतः इसमें मल्टीपल मिल्क लेट डाउन पाया जाता है, मल्टीपल मिल्क लेट डाउन पाया जाता है। अतः इसे डोर टू डोर अतः इसे डोर टू डोर मिल्किंग के काम में लेते हैं, के मिल्किंग के काम ले सकते हैं। यानी कि थोड़ा दूध यहाँ दिया, थोड़ा, अब देखो भैंस में 10 मिनट तक उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जैसे 10 मिनट तक उसमें दूध निकला जाता है। और पंढरपुरी महाराष्ट्र की भैंस की नस्ल है, जिसमें 30 से 35 मिनट तक उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो 30 से 35 मिनट तक उसमें मिल्किंग कर सकते हैं, यानी कि रुक रुक कर होता है। तो इसमें मल्टीपल मिल्क लेट डाउन होता है, तो इसमें डोर टू डोर मिल्किंग हम कर सकेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे कि विदेशी गाय और नॉर्मल गाय और भैंस में जो मिल्किंग होती है वो कैसे होती है। यानी कि विदेशी गाय को या फिर जो नॉर्मल गाय रहती है उसमें दूध निकालना आसान रहता है। विदेशी गाय और नॉर्मल गाय में दूध निकालना आसान रहता है, भैंस में क्या रहता है कि दूध निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो विदेशी गाय ये है, क्लियर, ये है टेट कैनाल। ये टीट कैनाल, ये मान लो आप विदेशी गाय या फिर नॉर्मल गाय की, ये मान लो भैंस की। क्लियर? यानी कि विदेशी गाय
या फिर नॉर्मल गाय में दूध जल्दी से निकल जाता है और भैंस में दूध जल्दी से नहीं निकलता। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम अभी इसको समझेंगे। ये मान लो ये कोई पाइपलाइन है, ये जो है वो पूरे गांव की पाइपलाइन मान लो आप, क्योंकि ये थोड़ा बड़ी है तो इसको पूरी गांव की पाइपलाइन मान लो। ये होता है विदेशी गायों में, यानी कि इसमें जो टीट कैनाल रहते हैं वो बड़े होते हैं या फिर चौड़े रहते हैं, और जो भैंस रहती है उसमें टीट कैनाल जो रहते हैं वो चकरे रहते हैं। यानी कि ये मान लो पूरे गांव की पाइपलाइन और ये मान लो एक घर की पाइपलाइन है, ऐसा मान लो। ये पूरे घर की, सॉरी ये पूरे गांव की, ये घर की है। तो भैंस में क्या रहता है कि जो मतलब टीट कैनाल रहते हैं वो बड़े रहते हैं या चौड़े रहते हैं, जिससे क्या रहता है कि दूध दूध जल्दी जल्दी उसमें आता है। और जो भैंस में जो टीट कैनाल रहते हैं वो थोड़े सकरे रहते हैं, तो उसमें दूध धीरे धीरे आएगा। क्लियर। और इसमें क्या रहता है कि जो स्पिंटल मसल रहते हैं, स्पिंटल मसल यानी कि जो इसके साइड मतलब उसमें जो टीट कैनाल के साइड में जो मसल पाए जाएंगे उनको बोलेंगे स्पिंटर मसल। ये मतलब स्पिंटर मसल, स्पिंटर ठीक है। तो ये है स्पिंटर मसल। तो क्या रहता है कि जो विदेशी गायों में स्पिंटर मसल थोड़े ढीले रहते हैं, विदेशी गायों में स्पिंटर मसल थोड़े ढीले रहते हैं, उससे ये दूध फटाफट आएगा। और जो भैंस में रहते हैं वो स्पिंटर मसल थोड़े टाइट रहते हैं या फिर थोड़े मजबूत रहते हैं, उनसे दूध थोड़ा धीरे से आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। ये मान लो विदेशी गाय है या फिर कोई गाय है, उसके जो टीट कैनाल रहते हैं वो चौड़े रहते हैं, थोड़े चौड़े रहते हैं। उससे क्या रहता है कि दूध ज्यादा मात्रा में निकलेगा। और इनके स्पिंटर मसल जो रहते हैं वो भी ढीले रहते हैं, तो दूध उसमें निकलता रहेगा, मतलब ज्यादा मात्रा में निकलता रहेगा। और जो भैंस रहता है उनके जो टीट कैनाल रहते हैं वो पतले रहते हैं। अब ज्यादा रहेगा तो दूध ज्यादा आएगा और पतले रहेंगे दूध कम आएगा। तो इसमें क्या रहता है, दूध धीरे धीरे आता है या कम आता है। और जो उसमें जो स्पिंटर मसल रहती है वो मजबूत रहती है। भैंस में जो स्पिंटर मसल रहती है वो मजबूत रहती है, इसलिए दूध उसमें स्लोली स्लोली आता है। इसलिए भैंस में जो मिल्किंग रहती है वो धीरे धीरे होती है और इसमें मिल्किंग फास्ट होती है। इसलिए इसको एक फास्ट मिल्कर या फिर सॉफ्ट मिल्कर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पिंटर मसल ढीले रहते हैं तो वो एकदम उसके थन एकदम सॉफ्ट रहेंगे। तो इसको ये फटाफट मिल्किंग कर रही है, मतलब फटाफट दूध दे रही है, तो इसको फास्ट मिल्कर भी कह सकते हैं। और स्पिंटर मसल ढीले होने के कारण इसको सॉफ्ट मिल्कर भी कह सकते हैं। और इसमें रहेंगे तो इसमें दूध आएगा धीरे, इसमें जो दूध आएगा वो आएगा धीरे, तो इसलिए इसको स्लो मिल्कर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दूध धीरे आ रहा है तो इसमें स्लो मिल्कर हम कह सकेंगे। क्लियर। और इसमें जो स्पिंटर मसल रहती है वो मजबूत रहती है, तो दूध निकालने में कठिनाई होती है, इसलिए इसको हार्ड मिल्कर और स्लो मिल्कर कहेंगे। और इसमें फास्ट मिल्कर और सॉफ्ट मिल्कर कहेंगे। अब क्या रहेगा कि इसमें स्पिंटर मतलब टीट कैनाल बड़े हैं, टीट कैनाल अगर बड़े रहेंगे तो जीवाणु को जाने का मतलब जो बैक्टीरिया वो भी जल्दी जाएंगे। अगर टीट कैनाल बड़े हैं तो जीवाणु भी जल्दी जाएंगे, इनको बंद होने में टाइम लगेगा, जीवाणु उतने में घुस जाएंगे। तो इसमें क्या रहता है कि दूध से जुड़ी समस्या ज्यादा होती है। और इसमें क्या रहेगा, टीट कैनाल पतले रहेंगे तो जीवाणु ज्यादा नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसमें जो दूध से संबंधित बीमारियां वो कम होती है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर दूध से संबंधित अगर बीमारियां देखें तो वो होगी विदेशी गायों में, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध वही देगी। और इसमें क्या रहता है कि चौड़े रहते हैं तो बैक्टीरिया ज्यादा जाएंगे, इसमें पतले रहते हैं तो बैक्टीरिया कम जाएंगे। इसलिए सबसे कम दूध से संबंधित या फिर ना के बराबर दूध से संबंधित अगर बीमारियां रहती है वो भैंस में रहती है, और सबसे ज्यादा अगर बीमारियां देखें तो वो गाय में रहती है या फिर विदेशी गायों में। तो अब हम देखेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि गाय है, गाय में दूध ज्यादा, टीट कैनाल उसके चौड़े रहते हैं, स्पिंटर मसल उसकी ढीली रहती है, इसलिए दूध ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए उसको सॉफ्ट मिल्कर या फिर सॉफ्ट मिल्कर भी कह सकते हैं या फिर उसको फास्ट मिल्कर भी कह सकते हैं। और जो भैंस रहती है उसको स्लो मिल्कर या फिर हार्ड मिल्कर कह सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा 11वां। तो विदेशी गाय या फिर नॉर्मल गाय
को क्या बोलेंगे, एक सॉफ्ट मिलकर, एक सॉफ्ट मिलकर व फास्ट मिलकर कहते हैं। अब सॉफ्ट मिलकर क्या कहेंगे, क्योंकि उसमें जो स्पिंटर मसल है वो ढीले रहेंगे तो उसके थन ढीले रहेंगे, और फास्ट मिलकर क्यों कहेंगे, तो उसमें टेट कैनाल चौड़ी रहेगी तो दूध फटाफट से निकलेगा। और जो भैंस रहती है, भैंस एक हार्ड मिलकर व स्लो, हार्ड मिलकर और स्लो मिलकर एनिमल है। क्यों हार्ड मिलकर क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें जो स्पिंडल मसल टाइट रहती है या मजबूत रहती है, और उसमें जो टीट कैनाल है वो सक्रिय रहते हैं, इसलिए इसको हार्ड मिलकर और स्लो मिलकर भी कहेंगे। या फिर कैसे कहेंगे, अगर या विदेशी गायों में दूध दोहन तेजी और आसानी से होगा, और भैंस में जो दूध दोहन है वो कठिन व धीरे धीरे होगा। या विदेशी गायों में दूध दोहन तेजी व आसानी से होगा, और भैंस में दूध दोहन धीरे व कठिनाई से होगा। क्लियर? ऐसा क्यों? तो स्पिंडल मसल और टीट कैनाल के हिसाब से। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर इसमें ही हम लिखेंगे कि कारण क्या है इसका, मतलब हार्ड मिलकर और सॉफ्ट मिलकर क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है। तो विदेशी गाय, पहला लिखेंगे विदेशी गाय और दूसरा लेंगे हम भैंस में। तो विदेशी गाय में क्या होता है, तो इसमें जो टीट कैनाल है वो चौड़े रहते हैं और स्पिंडल मसल ढीली रहती है। तो टीट कैनाल चौड़े प्लस स्पिंडल मसल ढीले रहते हैं। और भैंस में अगर पूछे तो टीट कैनाल सक्रिय प्लस स्पिंडल मसल मजबूत होते हैं। क्लियर यहाँ तक? कि इसको सॉफ्ट मिलकर या फास्ट मिलकर क्यों कहते हैं, और इसको स्लो मिलकर या फिर हार्ड मिलकर क्यों कहते हैं। क्यों कहेंगे, तो विदेशी गाय को सॉफ्ट मिलकर या फिर फास्ट मिलकर क्यों कहते हैं, क्योंकि टीट कैनाल चौड़े और स्पिंडल मसल ढीले रहते हैं, और इसमें टीट कैनाल सक्रिय वो स्पिंडल मसल मजबूत रहते हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम देखेंगे कि जो विदेशी गायों में मैस्टाइटिस की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों रहेगी, क्योंकि हमने अभी देखा कि सक्रिय और चौड़े और सक्रिय अभी देखा हमने भैंस में और गाय में, क्योंकि उसके टीट कैनाल चौड़े रहेंगे तो मैस्टाइटिस जल्दी, मतलब उसकी बीमारी जल्दी होगी, और उसमें भैंस में सक्रिय रहेंगे तो उसमें बैक्टीरिया कम जाएंगे तो उसकी संभावना कम रहेगी। तो हम विदेशी गायों और मेनली एचएफ, इनमें मैस्टाइटिस की संभावना भैंस की तुलना में ज्यादा रहती है। एचएफ में मैस्टाइटिस की संभावना भैंस की तुलना में ज्यादा रहती है। भाई अभी तो समझाया ना आपको
कि उसके टीथ कैनाल मोटे रहेंगे तो उसमें बैक्टीरिया जल्दी जाएंगे, उसके टीथ कैनाल संकरे रहेंगे तो उसमें बैक्टीरिया कम जाएंगे। अभी नहीं बताया क्या आपको? तो इसी से ये है कि विदेशी गाय में मैस्टाइटिस ज्यादा की संभावना रही, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ज्यादा जा रही, और जो भैंस में रहती है वो सकरे रहेंगे टीथ कैनाल, तो उसमें बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, तो उसमें भैंस जो भैंस में रहती है वो मैस्टाइटिस की संख्या संभावना कम रहती है। क्यों रहती है? अब फिर से बता रहा हूँ, एक बार देख लेना। विदेशी गायों में टीथ कैनाल चौड़े रहते हैं, ठीक है, प्लस टीथ स्पिंटर मसल ढीले रहते हैं। अब ये ऐसा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा कि वो जल्दी से बंद नहीं हो पाएंगे और उसमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहेगा, इसलिए। क्लियर? और भैंस में क्या रहेगा कि उसमें जो टीथ कैनाल रहते हैं वो सकरे रहेंगे और स्पिंटर मसल मजबूत रहेंगे, तो फटाफट से बंद हो जाएंगे, तो उसमें जीवाणु बैक्टीरिया जाने का खतरा कम रहेगा। ओके, क्लियर? यानी कि विदेशी गायों में संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, या फिर गायों में संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, और भैंस में लगभग ना के बराबर होता है। और अगर भैंस में अगर हमको, या फिर गाय भैंस किसी में भी हमें अगर मिल्क जो मतलब दूध दोहन करना है तो हम लेफ्ट साइड से ही करेंगे। तो गाय भैंस में जो दोहन रहेगा वो लेफ्ट साइड से करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा 13, गाय भैंस में दूध दोहन लेफ्ट साइड से करना चाहिए। क्लियर? यानी कि गाय भैंस में दूध दोहन कर रहे तो लेफ्ट साइड से करना चाहिए। गिराना किस तरफ चाहिए? लेफ्ट साइड से। जो ब्रांडिंग किस साइड से करनी चाहिए? लेफ्ट साइड से। दूध किस साइड से निकालना चाहिए? लेफ्ट साइड से। अप्रोच किस साइड से करेंगे? लेफ्ट साइड से। सीमन कलेक्शन किस तरफ से करेंगे? तो राइट साइड से। क्लियर? यानी कि सब काम हम लेफ्ट साइड से करेंगे। क्लियर? सिर्फ सीमन कलेक्शन ही हम राइट साइड से करेंगे। गिराना किस तरफ से? लेफ्ट साइड से। गिराएंगे किस तरफ? लेफ्ट साइड तरफ। ब्रांडिंग किस तरफ करेंगे? लेफ्ट साइड में। दूध दोहन किस तरफ करेंगे? लेफ्ट साइड में। अप्रोच किस तरफ से करेंगे? लेफ्ट साइड से। और सीमन कलेक्शन किस तरफ करेंगे? तो राइट साइड से। क्लियर? अब हम देखेंगे कि गाय का जो अडर रहते हैं या फिर अयन रहते हैं उनमें मिल्क कितना पाया जाता है, यानी मिल्क का अनुपात। यानी कि गाय के अयन या अडर में दूध का अनुपात। गाय के अयन या अडर में प्रत्येक जो काटर रहता है उसमें कितना कितना मिल्क का अनुपात रहता है। ये मान लो कोई गाय है, अब ये इसके थन है, समझने लेके बता रहा हूँ। हाँ, ये उसके थन है, ये 4 थन हो गए उसमें, 1 2 3 4, 4 ही थन रहते हैं, 4 थन हो गए। तो उसमें जो दूध का अनुपात है वो कितना रहेगा? तो पीछे के जो थन रहेंगे उसमें एक थन में 30%, दूसरे में भी 30, आगे के थन में एक में 20%, दूसरे में भी 20। यानी कि आगों के थन में जो मिल्क प्रेशर मतलब मिल्क दूध रहता है वो कम रहता है, पीछे के थनों में मिल्क थोड़ा ज्यादा रहता है। आगे के थनों में 20-20 और पीछे के थनों में 30-30 रहता है। ये ले लो। आगे के क्वार्टर, ये ले लो पीछे के क्वार्टर। क्लियर? अब इसका अनुपात अगर देखें तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60, यानी कि 2:3। क्लियर? क्लियर? यानी कि जो गाय भैंस रहती है उनके पीछे के क्वार्टर में जो दूध रहता है वो ज्यादा बनता है और आगे के क्वार्टर में कम बनता है। आगे के प्रत्येक क्वार्टर में 20-20% बनेगा और पीछे के प्रत्येक क्वार्टर में 30-30% बनेगा। क्लियर? फिर पढ़ेंगे कि
गाय में जो अडर की संरचना रहती है वो किस प्रकार से रहेगी। तो गाय में अयन या अडर की संरचना किस प्रकार से रहेगी। अब ये गाय का जो क्वार्टर है, ये 30, ये 30, ये 20, ये 20, इसमें से भी सिर्फ एक ही क्वार्टर का बनाएंगे। हाँ, पूरा नहीं बना रहे, सिर्फ एक ही क्वार्टर का हम बनाएंगे। मतलब चारों में सेम ही रहेगा, चारों में सेम ही रहेगा, जितना हम एक क्वार्टर में बना रहे चारों में उतना सेम ही रहेगा। अब आएगा इसमें जो रहता है उसमें सबसे ऊपर रहता है लोब, ये रहेगा लोब, और इसमें भी दो संरचना पाई जाएगी। इनको बोलेंगे लोब्यूल्स, इनको क्या करें, लोब्यूल्स या लोब्यूल। इसके अंदर भी संरचना पाई जाएगी जिनको बोलेंगे हम एल्वोलाई। और इनके अंदर ये मिल्क भरा हुआ है, इनको बोलेंगे हम एल्वोलाई, एल्वोलाई। और इसके अंदर ये जो भरा हुआ है वो मिल्क है। फिर यहाँ से आकर ये जुड़ जाएंगे। ओके, क्लियर, ये बन गया इसकी संरचना। अब इसको बोलेंगे हम मिल्क डक्ट। ये हो गया, ये हो गया मिल्क डक्ट, यानी जिससे दूध जाएगा। और ये है ग्लैंड सिस्टर्न, ठीक है, ये है ग्लैंड सिस्टर्न और ये है टीट सिस्टर्न, टीट सिस्टर्न। उसके बाद ये जो रहेगा वो टीट कैनाल और टीट ऑरिफिस। ये है टीट कैनाल और ये है टीट ऑरिफिस, टीट ऑरिफिस, टीट ऑरिफिस, ऑरिफिस, ऑरिफिस। क्लियर। अब देखो क्लियर, ये जो एक थन की संरचना है, टोटल थन की संरचना है। सबसे ऊपर जो रहेगा लोब, उसमें अंदर दो लोब्यूल रहेंगे, लोब्यूल, उसके अंदर एल्वोलाई रहेगी, एल्वोलाई के अंदर मिल्क रहेगा, और यहाँ से ये मिल्क डक्ट, ये ग्लैंड सिस्टर्न, ये टीट सिस्टर्न, ये टीट कैनाल, और यहाँ से ये टीट ऑरिफिस। ये टोटल ये थन की संरचना रहती है। क्लियर। और ये जो एल्वोलाई है, ये जो एल्वोलाई है, ये जो एल्वोलाई है उसके ऊपर एक मसल पाई जाएगी। ये जो एल्वोलाई है उसके ऊपर एक मसल पाई जाएगी, उसको बोलेंगे हम मायो एपिथियल सेल, मायो एपिथियल सेल। उससे क्या होगा कि इसमें संकुचन होगा, तो एल्वोलाई से जितना भी दूध रहेगा वो नीचे आएगा। अब इसकी प्रोसेस बता दो कि इसमें होता कैसे है। तो जब या तो बछड़ा, जो गाय का जो बछड़ा रहता है वो या तो सकलिंग करेगा, या फिर जब गाय मतलब बछड़े की वीनिंग करवा दी है, अगर नॉर्मली अगर गाय का बछड़ा है तो बछड़ा या तो सकलिंग करेगा, या फिर अगर उसकी वीनिंग करवा दी है तो जो उसको पशुपालक रहेगा वो थनों की मसाज करेगा, यानी कि यहाँ पर मसाज करेगा थनों की, या फिर बच्चे सकलिंग करेगा तो वो भी इधर ही करेगा। तो इससे क्या होगा, तो अगर ऐसा होगा तो तंत्रिका के थ्रू, मतलब तंत्रिका के थ्रू पश्च पीयूष ग्रंथि है उसको मैसेज पहुंचेगा कि यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है, यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है। वो तंत्रिका के थ्रू पश्च पीयूष ग्रंथि को मैसेज पहुंचेगा। पश्च पीयूष ग्रंथि में क्या है, तो वहां पर ऑक्सीटोसिन है,
वहां पर ऑक्सीटोसिन है, तो पश्च पीयूष ग्रंथि क्या करेगा कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देगा। ऑक्सीटोसिन को पश्च पीयूष ग्रंथि क्या करेगा कि रिलीज कर देगा। अब रिलीज किया तो वो जाएगा ब्लड में। ऑक्सीटोसिन ब्लड किसे होते हुए कहाँ तक आएगा, अडर तक आएगा। ऑक्सीटोसिन पश्च पीयूष ग्रंथि से ब्लड से होते हुए अडर तक आएगा, और फिर ये जो मायो एपिथेलियल सेल है, ये जो मायो एपिथेलियल जो सेल है उसमें संकुचन करवाएगा। क्या करवाएगा कि मायो एपिथेलियल जो सेल है, मतलब यहाँ पर इसके चारों तरफ मायो एपिथेलियल सेल रहेगी, वो एल्वेओलाई में संकुचन करवाएगा। अब एल्वेओलाई में संकुचन हुआ तो फिर क्या होगा कि एल्वेओलाई में संकुचन हुआ तो यहाँ से ये जो दूध है वो मिल्क डक्ट के थ्रू आएगा, फिर ग्लैंड सिस्टम में, ग्लैंड सिस्टम से टीट सिस्टम में, टीट सिस्टम से टीट कैनाल में, टीट कैनाल से टीट ऑर्बिस और उससे बाहर। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। यानी कि मान लो नॉर्मली अभी कुछ नहीं हुआ, यूं मान लो अभी हम खड़े ना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो बछड़ा है, बछड़ा अगर सकलिंग करेगा या फिर बछड़े की वीनिंग करवा दी है तो जो पशुपालक है वो दोनों की मसाज करेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तंत्रिका से मैसेज पहुंचेगा सीधा ही पश्च पिट्यूटरी यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि को मैसेज पहुंचेगा। तो पश्च पीयूष ग्रंथि क्या करेगा कि ऑक्सीटोसिन जो उसमें स्टोर है तो उसको रिलीज कर लेगा, तो वो जाएगा ब्लड में, ब्लड से होते हुए आएगा अडर तक। ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लड से रिलीज होते हुए आएगा अडर तक। अडर पर आकर ये जो मायो एपिथेलियल जो सेल है उसमें संकुचन करवाएगा। उसमें संकुचन हुआ तो इसमें क्या है, ये एल्वेओलाई है, यानी कि ये वाला एल्वेओलाई है, उसमें संकुचन होगा, एल्वेओलाई में संकुचन होगा, तो इसमें जो मिल्क भरा हुआ है वो आगे बढ़ेगा। इसमें जो मिल्क भरा हुआ है वो आगे बढ़ेगा यूं। इसमें जो ये मिल्क है वो यूं आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ से निकलेगा, तो एल्वेओलाई से होकर मिल्क डक्ट में जाएगा, मिल्क डक्ट से ग्लैंड सिस्टम में जाएगा, ग्लैंड सिस्टम से टीट कैनाल में जाएगा, टीट कैनाल से टीट सिस्टम में जाएगा, टीट सिस्टम से टीट कैनाल में जाएगा, और वहां से टीट ऑर्बिस से होकर बाहर निकलेगा। तो अभी हम टोटल इसकी प्रक्रिया देखेंगे। तो क्या होगा इसमें, तो पहले तो बछड़े के द्वारा सकलिंग होगी, और अगर बछड़े की वीनिंग हो गई है तो पशुपालक द्वारा उसका थनों को मसाज होगा, तो या फिर थनों का मसाज। तो फिर इससे क्या होगा, कि न्यूरॉन द्वारा या तंत्रिका द्वारा संदेश पहुंचेगा, किसको पहुंचेगा, तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को संदेश पहुंचेगा। तो कहां पर जाएगा संदेश, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में, संदेश जाएगा। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में संदेश गया तो वहां पर क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा, तो ऑक्सीटोसिन ब्लड से होते हुए अडर में आएगा। तो ये ब्लड से या ब्लड में घुलकर कहां पर आएगा, अडर में आएगा, फिर अडर में आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर आकर क्या करेगा, ये मायोएपिथेलियल जो सेल है उसमें संकुचन करवाएगा। तो ये करवाएगा मायो एपिथेलियल सेल में संकुचन कराएगा। फिर मायोएपिथेलियल सेल से संकुचन इसने करवाया तो फिर क्या होगा, एल्वेओलाई में जो दूध है वो संकुचित होकर मिल्क डक्ट में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो एल्वेओलाई का दूध कहां पर आएगा, एल्वेओलाई का दूध आएगा फिर मिल्क डक्ट में, फिर मिल्क डक्ट से फिर आएगा ग्लैंड सिस्टम से आएगा फिर वो टीट सिस्टम में
टीट सिस्टर से जाएगा टीट कैनाल में, टीट कैनाल में, टीट कैनाल से जाएगा टीट ऑरिफिस में, टीट ऑरिफिस में, और टीट ऑरिफिस से फिर थनों के रास्ते बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब फिर से समझा रहा हूँ कि बछड़े या फिर जब थनों की मसाज होगी तब तंत्रिका से संदूष पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा? पश्च पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन फिर रिलीज होकर ब्लड में घुलकर हृदय तक जाएगा, फिर वहां पर ऑक्सीजन जाकर जो मायोएपिथेलियल सेल है उसमें संकुचन करवाएगा। फिर क्या होगा? एल्वोलाई का जो दूध रहेगा संकुचन करवाएगा तो एल्वोलाई पिचक जाएगी, तो एल्वोलाई का जो दूध रहेगा वो जाएगा मिल्क डक्ट में, मिल्क डक्ट से फिर ग्लैंड सिस्टम में, ग्लैंड सिस्टर से टीट कैनाल में, टीट कैनाल से सॉरी टीट ग्लैंड सिस्टर से टीट सिस्टर में, टीट सिस्टर से टीट कैनाल में, फिर टीट ऑरिफिस से फिर बाहर निकल जाएगा। यानी कि एक प्रकार से अगर ऑक्सीटोसिन देखे तो मिल्क को उतारने का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में अभी इतने तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।